नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लेकर न्यूयॉर्क में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। पिछले साल दिसंबर में 190 से ज्यादा देशों ने इस समझौते को स्वीकार किया था। भारत में अंदरूनी तौर पर इसको लेकर एक सहमति बनती दिखी है। इस सम्मेलन में, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बैन की मून ने बुलाई है, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भारत की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने एक सशक्त जलवायु समझौते की वकालत की है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि प्रावधानों और सिद्धांतों पर आधारित हो। क्यों महत्वपूर्ण है आखिर ये समझौता? विकसित और विकासशील देशों के नज़रिए से किस तरह से अलग अलग देखा जाए? क्या स्थितियां हैं दोनों किसको लेकर? और कैसे जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको हल करने की दिशा में क्या इसको कोई सार्थक पहल माना भी जा सकता है या नहीं? क्योंकि पिछली जितनी भी बैठकें हुई हैं उनके नतीजों को देखते हुए बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं होता है, लेकिन क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं इस बैठक से, जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के। दूसरे खास मेहमान नितिन सेठी हैं, एसोसिएट एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। तीसरे खास मेहमान संतोष मेहरोत्रा हैं, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के जेएनयू में, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। साथ ही मेरे साथ प्रोफेसर सुभाष चंद्र हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं टेरी में, और भाषा सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरण के मुद्दों पर नज़र रखती हैं और आउटलुक हिंदी की चीफ ऑफ ब्यूरो भी हैं। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि क्यों इतना महत्व इस बैठक को दिया जाए। बहुत सारे देश सहमत ज़रूर हुए हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी भी सहमति नहीं है। ये ट्रीटी लागू होनी थी 2020 से। अब इस पे डिस्कस हो रहा है कि शायद ये 2020 से पहले हो जाए, लेकिन ट्रीटी लागू होने के और आज साइन होने के बीच में कम से कम 160 अलग अलग किस्म के स्टेप्स हैं जो सारे देशों को एक साथ लेने पड़ेंगे। जैसे कि आप अगर बोलते हैं कि हम लोग को सब मिलके काम करना है, तो किस मापदंड पे तोला जाएगा किसने कितना किया, ये सब चीज़ें अगले 3-4 साल की प्रक्रिया में निश्चित होंगी। जब वो निश्चित हो जाएंगी, उसके बाद जैसे इंटरनेशनल, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, रैटिफाई करी जाएगी ये ट्रीटी। जब ये रैटिफाई हो जाएगी और कम से कम 55 देश, जिनका टोटल कार्बन जो है 55% है, जब वो जुड़ जाएगा तभी ये ट्रीटी काम शुरू होती है काम करना। तो अभी एक तरीके से देश सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि पॉलिटिकली हम इस ट्रीटी के साथ हैं, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, पर तो ऐसा नहीं है हस्ताक्षर जो है ये एक रस्मदाई के तौर पे देखा जाएगा कि आपकी सहमति है इस पर। बस इतना ही है। इससे ये नहीं है कि कल सुबह से काम शुरू हो जाएगा। काम बहुत पड़ा है आगे 3-4 साल। और पिछला जो हमारा एक्सपीरियंस है दिखाता है, इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल बनने और उसके एक्चुअली शुरू होने के बीच में कम से कम 3-4 साल लग गए थे, और कई विकसित देशों ने अपना हाथ पकड़ के रखा हुआ था कि हम नहीं साइन करेंगे जब तक हमें और 50 चीज़ें ना मिल जाएं। तो वो देखने का चीज़ है कि अगले 3-4 साल में कौन से देश आते हैं। अगर आप देखें कि क्योटो प्रोटोकॉल का दूसरा हिस्सा, दूसरा चरण जो था, उस पर साइन करना था यूरोप को, यूरोप आज तक नहीं कर पाया है, उसमें भी 3 साल निकल गए हैं। तो ये एक तरीके से सब लोग देश साथ आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, पर ये ट्रीटी चलेगी कि नहीं, इसमें अभी बहुत साल बचे हैं देखने को। लेकिन इससे पहले कि हम बहस में आगे बढ़ें, ये भी महत्वपूर्ण है बताना दर्शकों को कि आखिर ये जिस अग्रीमेंट की, जिस समझौते की बात हो रही है, इसके कोई 5 महत्वपूर्ण ऐसे पहलू हम देखने की कोशिश करें जो कि शायद पिछले जो बैठकें हुई हैं उनसे अलग है और शायद आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। इसमें 3-4 चीज़ें बहुत अहम है। एक, सब देश इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। पिछली ट्रीटी के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ विकसित देशों को काम करना था, विकासशील देशों को तभी काम करना था जब उनको पैसा मिले, टेक्नोलॉजी मिले। और इस बार चीन और भारत का नाम भी लिखा इस बार चीन और भारत का नाम उतने ही, करीबन उतने ही बराबर मापदंड पे जितना यूएस का है या यूके का है या बाकी यूरोपियन देशों का है। कमिटमेंट है पैसा देने की विकसित देशों से, लेकिन वो इतनी ढीली है कि आपको पता नहीं वो पैसा आएगा किस रूप में आएगा, कब आएगा। एक फर्क तो ये हुआ, एक फर्क ये हो गया। दूसरा, पहली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बराबर होंगे सबके लिए। आपको जितनी अच्छी निगाह से खोदा जाएगा कि आपने पूरा किया काम, जितना बोला उतना किया नहीं किया, वो उसी लेवल पे होगा जिस लेवल पे यूएस से पूछा जाएगा। ये भी पहले फर्क था। हम बोलते थे हम विकासशील देश हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, रियायत होनी चाहिए, थोड़ी रियायत होनी चाहिए। वो रियायत अब खत्म हो जाएगी, 2018-19 तक आते आते वो रियायत खत्म हो जाएगी, तो हम एकदम बराबर उसी तहत आ जाएंगे। तीसरा, इसमें एक रिन्यू प्रोसेस है जिसके तहत हम हर कुछ साल बाद वापस जाएंगे, देखेंगे जो हम कर रहे हैं काफ़ी है कि नहीं है। अगर काफ़ी नहीं है तो सब देशों पे थोड़ा प्रेशर बनेगा कि आप ज़्यादा करिए। ज़बरदस्ती नहीं करी जा सकती, लेकिन एक ग्लोबल प्रेशर बनेगा कि आप और करिए, जितना कार्बन आप काट रहे हैं कम है, ज़्यादा करना है। ये भी पहले प्रोसेस में नहीं था। तो एक 5 साल में, हर 5 साल की साइकिल में दोबारा इसको एक तरीके से, और पहला रिव्यू ये जो है 2018 में ही होने वाला है, कि जो अभी हम लोगों ने टारगेट दिए, ये पूरे पड़ते हैं कि नहीं, ये 2018 में ही हो जाएगा। तो ट्रीटी शुरू होने से पहले ही एक तरीके से सवाल उठेंगे कि क्या ट्रीटी ठीक बैठ रही है। ट्रीटी नहीं बोलना चाहिए, अग्रीमेंट बोलना चाहिए कि अग्रीमेंट सही बैठ रहा है कि नहीं।
गोपाल कृष्ण अग्रवाल, यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत की लंबी लड़ाई रही, यहाँ भारत में एक्टिविस्ट, इसके अलावा दुनिया भर में एक्टिविस्ट इस बात को कहते रहे कि जो देश तरक्की कर चुके हैं, जिन्होंने दरअसल ज़्यादा पूरा प्रदूषण फैलाया है पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट में, जिसकी सज़ा दरअसल विकासशील देशों को भी मिल रही है, उनके लोगों को भी भुगतना पड़ा है। लेकिन यहाँ जो ये बराबरी की बात हो रही है, दो अनइक्वल लोगों के बीच कैसे बराबरी होगी? देखिए, अगर हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को देखें, पूरी इतिहास को देखें, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ने बहुत ज़्यादा अचीव ऑन द ग्राउंड मेरे को नहीं लगता किया। जहाँ भी हमने देखा ज़्यादातर उन्होंने डेवलप नेशंस के इंटरेस्ट को ही वॉच किया, चाहे हम WTO को देख लें, गैट को देख लें, या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शंस को देख लें। तो बेसिकली ये हमें समझना होगा कि अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज़ को साइन करना है या हम उन को करते हैं, तो उसको फाइनली नेगोशिएशंस तो उसके बाद भी, जैसे नितिन जी ने कहा, उसके बाद भी चलते रहते हैं। अभी तो रेटिफिकेशन होगा, हम इनिशियली एक तरीके से हम उसे साइन ना करें और पहले से ही हम उस चीज़ को एक सेपरेट आउट नेशन की तरह खड़े रहेंगे, तो हमारे लिए एक ग्लोबल पोजीशनिंग में दिक्कत होती है। तो हमें लगता है कि इस बार हमने चेंज करके हमें साइन कर देना चाहिए। उसके बाद अपने इंटरेस्ट को हम फिर भी वॉच कर सकते हैं, करते भी रहेंगे, हमारे इंटरेस्ट को कहीं हम नहीं। तो नहीं साइन करने के बाद, हस्ताक्षर के बाद भी कैसे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट क्योंकि नेगोशिएशन तो उसके बाद भी 160 जो नेगोशिएशंस इन्होंने कहे हैं, फिर रेटिफिकेशंस के प्रॉब्लम है, फिर हम देखते हैं कितने दूसरे नेशंस उनके ऊपर आगे बढ़ते हैं अपने कमिटमेंट पे, कितना वो फंड्स कमिट करते हैं, सारी चीज़ें इसमें है। जहाँ की इतने ट्रिलियंस की, इतने पैसों की कमिटमेंट की बात है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के ट्रांसफ़र की बात है, तो ये सारी चीज़ों को अभी ये एक बेबी है जिसको कि ग्रो करना है। और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यह नहीं दिखना है कि हम एक अकेले खड़े, हम ग्लोबल कम्युनिटी के साथ नहीं चलते। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन ट्रीटीज से क्या होता है, हमारे देश में भी अवेयरनेस क्रिएट होती है। अल्टीमेटली इंटरनेशनल लेवल पे जब हम कार्बन एमिशंस की बात करेंगे, तो हम नेगोशिएशंस कर भी सकते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बेसिकली और अच्छे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन ये नेगोशिएशन में एक हमारा माइंड सेट भी खुलता है, हमारे लोगों को भी एक्सपीरियंस होता है। तो सारी चीज़ों से मुझे लगता है। संतोष मल्होत्रा जी, ये बताइए, कोपेनहेगन की जो 2009 की बातचीत हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि सब कुछ जो है हताशा का माहौल हुआ, इसके बाद 2016 में कितना हम आगे बढ़ पाएंगे इस समझौते के बाद? देखिए, अब तो हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, हाँ, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ये तो हर देश पर निर्भर करेगा। और सच बात तो ये है, हमें अपने ही हित में इसको लागू करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जितना हम कमिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हालांकि हम आज बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, मगर आगे चलते हुए जैसे जैसे तरक्की होगी, विकास दर बढ़ेगी, हमें इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में करना पड़ेगा। हमें रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें अपना जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन है उसको क्लीन अप करना पड़ेगा। इसमें हमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि नुकसान हमें हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। मतलब ये जो मार्च और अप्रैल में अब बारिश शुरू हो गई है, बिल्कुल, जिसकी वजह से गेहूं की खेती पे मतलब जलवायु परिवर्तन जो है आपके घर पहुंच गया है। बिल्कुल घर पहुंच गया है, जो उनके घर नहीं पहुंचा। जो विकसित देश हैं उनको, वो आप चले जाइए वहां तो इतनी बस बात करेंगे, अरे हमारी इस बार जाड़ा बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड पड़ी, या गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, या गर्मी में बहुत बरसात हुई, इस तरीके की बातें सुनने को आपको ज़्यादा गर्म कपड़े खरीद लेंगे या फिर और तैयारी कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो वैसे भी ज़्यादा तैयार हैं मिटिगेशन और एडेप्टेशन करने के लिए, जो हम नहीं है। इसलिए हमें तो अपनी जी जान लगा करके जो कुछ करना है, ट्रीटी में हमने जो कुछ साइन किया, हमें तो जी जान लगा करके। लेकिन मैं तो जो मैं समझना चाहती हूँ वो आपसे ये कि पिछले एक दशक में ये जो पूरी बाइनरी हमने देखी है, पूरा जो लगातार जो बहस है वो बदली नहीं है पिछले 10-15 साल में, कि विकासशील देश इधर हैं, विकसित देश इधर हैं, उनको जो है तरक्की करने की ज़रूरत है, इसलिए वो ज़्यादा गैस का एमिशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैलाएंगे, ज़्यादा प्रदूषण करेंगे, हमें हक मिलना चाहिए। जो विकसित देश हैं उनको जो है ये अधिकार, चूँकि वो पहले ही तरक्की कर चुके हैं, तो उनको थोड़ा स्लो डाउन कर जाना चाहिए। ये बहस बदली नहीं है, तो आज क्या 2016 में क्या बदला है? मुझे लगता है कि विकासशील देशों में सोच बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विकासशील देश जो एशियाई हैं उनमें विकास दर
मैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ, विकास दर बढ़ गई है। तो जिसकी वजह से चाइना, इंडिया और बाकी एशियाई देशों का जो योगदान है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, वो बढ़ता चला गया है। तो इस वजह से चाइना और भारत में स्वयं सोच बदली है, जिसकी वजह से देश ये दो देश और बाकी देश भी, एशियाई देश। आप कह रहे हैं थोपा नहीं जा रहा है, ये अपने आप स्वयं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमें अगर थोपा जा भी रहा होता तो हमें करना ज़रूरी है, और न भी थोपा जा रहा होता तो हमें करना ज़रूरी है। प्रोफेसर सुभाष चंद्र, ये बताइए फिलहाल की जो पहली बार ये बात हो रही है कि चीन और भारत को भी जो है वो अपना एमिशन कम करना होगा, इसमें चीन की बात तो समझ में आती है, विकसित देश है, लेकिन क्या भारत के मद्देनज़र इसको इस तरह से देखना ठीक है? यहाँ पर प्रोफेसर मेहरोत्रा ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारे दरवाजे पहुँच चुका है जलवायु परिवर्तन, तो खुद उठकर हमें खड़ा होना होगा और कट करना होगा। मैं प्रोफेसर मल्होत्रा से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे दरवाजे पे है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्लड्स जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और जो ड्राउट्स हैं उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तीसरी चीज़ जो हमें ये सोचनी होगी कि इस वक्त चूँकि हम डेवलप करने जा रहे हैं, नई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ बेटर टेक्नोलॉजीज, बेटर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर। जैसे आपने देखा ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, इट इज़ इन अवर इंटरेस्ट कि हम सोलर पे जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द रेशियो ऑफ सोलर इन अवर एनर्जी बजटिंग। बहुत कुछ हो सकता है बाकियों से। मेरा ये विचार है कि ये जो एग्रीमेंट है ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है, इन ए सेंस कि हर एक आदमी अब समझ रहा है कि जो फॉसल फ्यूल है उसका जो एरा है, इट हैज़ टू कम टू एन एंड। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टाइम, सो दिस इज़ ए मेजर अचीवमेंट जिसे कह सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की है, कि एक किस्म की अवेयरनेस है सब जगह कि हमें क्लीन एनर्जीज यूज़ करनी चाहिए, कम से कम कार्बन एमिशन करनी चाहिए। जब एज ए साइंटिस्ट तो मैं ये कहता कि इट वुड हैव बीन बेटर कि हम इसकी जो बजटिंग करते, कार्बन बजटिंग, कि कितनी बजटिंग, जो लोग कह रहे हैं कि 1000 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन जो है वो मैक्सिमम हम एटमॉस्फेयर में डाल सकते हैं, जिसके कारण जो राइज इन टेम्परेचर है वो 2 डिग्री तक मेंटेन होगा। लेकिन वो अगर होता तो इट वाज मच बेटर कि हम लोग डिफरेंट जो कंट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन है उसको नाप सकते, पर वो हुआ नहीं जी। पर मेरे विचार में ज्यों-ज्यों क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो हैं वो देशों में नज़र आएंगे, सब देशों में नज़र आएंगे। लोगों के पास मिटिगेशन स्ट्रेटजीज भी हैं जी। लेकिन ये जो नेचुरल कॉजेज हैं, जैसे ड्राउट्स हैं, कैलिफोर्निया में 5-6 साल वो कहते हैं बारिश ही नहीं हुई, ये सब जगह जो है इसके इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और मेरे विचार में ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट है। लेट अस होप ठीक है। 55% ऑफ द नेशंस जी। which contribute 55% to this particular missions, जी। they sign it within the year. ठीक है Because that is जी। very सुभाष जी, important. वापस लौटती हूँ, दूसरे अगर वो पैनलिस्ट sign को नहीं शामिल होता, करती हूँ। नितिन, आप जल्दी से जवाब दीजिए जो कह रहे हैं। मैं फिर कहता उसके हूँ बाद जो भाषा के पास कार्बन जा रहे हैं। बजट की बात करी बहुत सही करी, लेकिन इस पेरिस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फेलियर, और उसमें हिंदुस्तान का भी थोड़ा हाथ रहा है कि हमारा भी फेलियर रहा है कि कार्बन बजट का कॉन्सेप्ट हम इसमें डाल नहीं सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते रहे कि क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए, लेकिन वो क्लाइमेट जस्टिस का शब्द एकदम मुखौटे की तरह उसमें थोड़ा सा डाल दिया गया हिंदुस्तान को खुश करने के लिए, एक्चुअली उसमें है नहीं। तो आने वाले सालों में हिंदुस्तान जैसे विकासशील देशों के लिए जो जगह बच जाएगी अपने एमिशंस के लिए वो बहुत कम होगी, और वो ये पेरिस एग्रीमेंट बचा नहीं पाया है हिंदुस्तान के लिए। भाषा सिंह, आप बहुत दौर से एक खबर इसको कवर करती रही हैं, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को। कहा जा रहा है कि जो टारगेट रखा जा रहा है, अगर उससे कम भी टारगेट रखा जाए और उसके बावजूद भी अगर तमाम ऑयल, गैस और कोल बर्निंग इंजन का काम कल से बंद कर दिया जाए, उसके बावजूद भी जो टारगेट है उसे नहीं मीट किया जा सकता, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? और दूसरी बात, फिर तरीका क्या होगा अगर ये नहीं है तो? मेरा मानना है कि अभी जो पूरी प्रक्रिया चल रही है वो एक तरह के दबाव के तहत है, जिसमें एक बेहतरीन शेर याद आता है
कि जन्नत की हकीकत मालूम है पर दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि पहले के जो हाल है और जो डिप्रेशन पूरा कोपेनहेगन के बाद आया था, उससे उबरने की एक कवायद है जिसमें दोषी कौन बड़ा है छोटा है इसको दरकिनार किया गया, जो विकसित देश खासतौर से भारत जैसे तमाम देशों के लिए थोड़ा सा एक कष्ट का विषय भी रहा, जिसमें काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम जब भी क्लाइमेट चेंज पे चर्चा कर रहे हैं और ख़ासतौर से जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, नितिन ने अभी जो कहा कि जो डिसीज़न है वो पॉलिटिकल होना है, क्लाइमेट चेंज से कैसे बचना है, ये तमाम देश जो 55% देश आने वाले हैं उनकी जो पॉलिटिकल क्लाउड है उसको डिसाइड करना है कि वो कितना ख़त्म करने वाले हैं, कितने हद तक आगे जाएंगे, एग्रीमेंट पे साइन करेंगे और नहीं करेंगे, जो कर लेंगे उनको भी कौन पकड़ने वाला है। ये तमाम एक जो पेचीदा सवाल हैं और इस बीच जो पृथ्वी को बचाने की प्रक्रिया है, क्योंकि संकट सवाल ये नहीं है कि सिर्फ विकसित देशों पर है या विकासशील देशों पे है, आज के तारीख में संकट हर जगह है और इसमें न्यूनतम तापमान जो हम किस तरह से कम कर पाएंगे, जो एमिशन की बात है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और जो मिटिगेशन वाली जो पूरी प्रक्रिया है उसकी जो बात है, तो मुझे लग रहा है कि एक जो शब्दावली का हम इस्तेमाल करते हैं वो एक सुकून तो देती है, लेकिन उन शब्दावलियों का इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, उसके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस क्या होंगे, जो गाइडलाइंस पे अभी साइन करने की बात है कि अगर साइन हो जाएगा उसके बाद जिन पैरामीटर्स को हमें चेक करना पड़ेगा उन पैरामीटर्स पे तमाम देश, क्योंकि हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह का एक अर्थव्यवस्थाओं में संकट है, जिस तरह का एक इस समय तमाम जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिस संकट से जूझ रही हैं उसमें वो कितना जो प्रॉमिस कर भी रही हैं, ओबामा नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो कितना एग्रीमेंट पे साइन करके कितना अपनी जेब से खर्च करेंगे, जो क्लाइमेट बजटिंग की बात है, भारत किस हद तक जा पाएगा उसमें, जो पूरी जो जगलरी है उसको हम क्लाइमेट जस्टिस में वाकई तब्दील करने की स्थिति में, या जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनको रीडिज़ाइन पीपल फ्रेंडली करने में वाकई उतर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये अभी देखना बाकी है और इसके अलावा कहा यह गया है उतनी कि देर देखने में जो इमिशंस की बात है, खासतौर से जिन बातों को आप कह रही हैं कि तब तक हमारे इमिशंस 3 साल का प्रक्रिया है, 4 साल की प्रक्रिया है, तब तक पृथ्वी को बचाने की जो प्रक्रिया है वह कैसे ये जो एग्रीमेंट आज होने जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है वो अर्जेंसी अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी कहीं ना कहीं से ये है कि जो बड़ा दोषी है वो सोच रहा है कि जो नया दोषी आया है उसके कंधों पे डाल दो और अपने कंधे झड़क लो। तो ये जो एक बिग ब्रदर वाली जो पूरी इमेज है वो यहाँ पर भी सस्टेन करते हुए आ रही है, और ऐसे में क्लाइमेट जस्टिस और खास तौर से जो छोटे द्वीप देश हैं उनके लिए जो अस्तित्व का संकट है वो अभी उतनी गंभीरता से, यही आपसे पूछ रही थी भाषा में कि जो नेचुरल इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसकी बात हो रही है, जहाँ के करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारना भी है, ये सब भी शामिल है, और जो ऑल्टरनेट हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज की बात हो रही है वो भी बहुत सस्ते नहीं है और उसको लेकर जो कमिटमेंट है वो भी उतना नहीं है। तो ऐसे में क्या वाकई इसको इंसाफ के पैमाने पर तोला जा सकता है कि भारत जैसे देश जो हैं वो उतना ही कमिट करें जितना दूसरा देश कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ज़रूरी है कि जब जस्टिस की बात करेंगे तो वो एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका होगा कि दोषी कौन है, कैसे है, और साथ साथ सिर्फ यही नहीं है कि भारत के ऊपर, भारत सहित और जो देश हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो एक बड़ा इशू है, उनको जो फंड का जो बड़ा इशू है, क्योंकि ये ध्यान देने की बात है कि कोपेनहेगन से पहले जो वार्ता हुई और उसके बाद जो वार्ता हो रही है उसमें जो बड़ा एक पहलू था वो फंड का था कि आप जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो आप मिटिगेशन एफर्ट्स उठाएंगे, फाइनली हु इज गोइंग टू, कौन उसका खर्चा उठाएगा, कहाँ से जिन गरीब देशों के बारे में या जो विकासशील देशों के बारे में बात हो रही है उनको वो टेक्नोलॉजी तकनीक हस्तांतरित किस प्रक्रिया में होगी, क्योंकि वो एक पेचीदा विषय है और उस पर जो राजनीतिक फैसले होने हैं। मेरा ये बहुत ठोस मानना है कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की जो पूरी बहस है वो जितनी आगे और पीछे बढ़ी है उसके पीछे ठोस राजनीतिक और आर्थिक कारण हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था के। हम अक्सर उनकी अनदेखी करके बाकी तमाम चीजों पे जो निटी-ग्रिटीज पॉइंट है उस पे चर्चा करते हैं, और वो फाइनली जिस तबके को वो डिसीजन लेना है कि हाँ हम इतनी क्लाइमेट बजटिंग करेंगे, यहाँ से पैसा यहाँ जाएगा, मिटिगेशन की ये प्रक्रिया होगी, गरीब और जो भूखी तादाद है देश में, दुनिया में इतनी बड़ी, उसकी रक्षा ऐसे होगी। इन तमाम पहलुओं पे चर्चा कम होती है जिसकी जरूरत आज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नितिन, मैं राजनीति की बात को ही उठाती हूँ कि किस तरह से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इमिग्रेशन का सवाल है, ट्रेड का सवाल है, और जिस तरह की राइट विंग पॉलिटिक्स अमेरिका में फिलहाल देखने को मिल रही है, दूसरे देशों में भी जो लगातार एंटी इमिग्रेशन जो पूरा माहौल है, आपको लगता है इससे जो है जो क्लाइमेट चेंज है किस तरह से राजनीति प्रभावित होती है?
इस माहौल में सिर्फ राइट विंग पॉलिटिक्स या फासिस्ट पॉलिटिक्स जो कुछ एरियाज में है उस वजह से नहीं, एक ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी अभी बहुत अटकी हुई है। लोगों के पास, आप किसी भी विकसित देश पे जाए, बोले कि अरे आपने बोला था $100 बिलियन देंगे हमें सालाना, वो कहाँ गए? तो निकालते हैं, बोलते हैं अच्छा हमने जेब से आपको $2 बिलियन पिछले साल बोले थे, इस बार उसको हरा रंग करके आपको दे रहे हैं। तो बोलते हैं हमने तो अपने आप के लिए, हमारे पास अपने लिए पैसा नहीं है, आपको कैसे दे दें? आप तो अब बड़े विकासशील देश है, आपको पैसा क्यों दे दें? तो उस सब माहौल में पैसे की उम्मीद करना, टेक्नोलॉजी की उम्मीद करना थोड़ा हवा में देखने वाली बात है। अभी हमने विश्वास कर लिया है कि देंगे, लेकिन भाषा कह रही है कि उसके बिना अगर आप सिर्फ सिम्टम्स ही को ट्रीट करते रह जाए, बीमारी को ना मुश्किल होगा देखें। और महंगा पड़ेगा। और महंगा इसलिए नहीं पड़ेगा कि ₹2 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसका एक सीधा उसका नतीजा ये होगा कि जिस गरीब को आप बिजली देना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं 2017 में मैं सारे घरों में बिजली दे दूंगा, 24 घंटे बिजली आएगी, वो या तो महंगी हो जाएगी या वो देर से आएगी, क्योंकि वो आम आदमी ले ही नहीं पाएगा। जैसे आप ही बोल रहे हैं सोलर की कीमत अगर ज़्यादा है या कोई आप एनर्जी फॉर्म ला रहे हैं जो ₹6 लगता है यूनिट, ₹3 यूनिट की जगह, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे घर के सामने खंबा भी लगा देंगे तो मैं बिजली नहीं ले पाऊंगा, जो आजकल के गरीब में हिंदुस्तान में हाल है। तो वही हम पेरिस में ये हार, थोड़ी अपनी हार माननी चाहिए कि हमने ये अपने आप को बचा नहीं पाए पूरी तरह। हमने बोला बहुत ज्यादा, उसमें से जितना कर सकते थे उसका भी हमने आधा एक बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जी जी बोलिए। वो ऐसा है कि आई थिंक हम हिंदुस्तान में जो बैठे हैं हमें वेरी पॉजिटिव देखना चाहिए। देखिए जो इमिग्रेशन है, इट हैज़ बिकम ए मेजर प्रॉब्लम फॉर द डेवलप्ड नेशंस, जो कि मिटिगेशन में, जिनको ज़्यादा मिटिगेशन करनी है, वो मेरे ख्याल मिटिगेशन इसलिए नहीं करेंगे कि क्लाइमेट चेंज से प्रोडक्शन कम होगी, फूड कम होगा, प्रॉब्लम होगी। वो इसलिए भी चाहेंगे कि इमिग्रेशन कम हो उन एरिया से। You see, so world is changing very fast. I think we need to take a positive viewpoint to this. Something like this has happened. ये साइन हो जाना चाहिए। इस साइन होने के बाद काफ़ी चेंजेस आने की ज़रूरत है। हम लोगों को हिंदुस्तान में बहुत एक्सपीरियंस है। आपने देखा होगा कि वाटर रिसोर्सेज में जो रिवर्स हैं, जो लोग पहले यूज़ कर सकते थे डेल्टाज में, उन्होंने पानी यूज़ कर लिया, तो रिपेरियन राइट्स के अंडर उनका जो पानी था वो लगा गया। तो अब जो नया पानी, जो एडिशनल पानी है, जब उसको बांटा जाता है तो उसके मापदंड दूसरे हैं। तो हम लोगों को ऐसी जो डिसीजंस हैं इसको के ऊपर रिसर्च करके जी, जब अगले 2-3 साल में जो बनेंगे मापदंड जिससे ये नापा जाएगा, उसके लिए तैयार होना चाहिए। जी ठीक है, समय नहीं है। भाषा जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, फील पॉजिटिव, बहुत अच्छा सोचने से अच्छा हो जाएगा। ऐसा होता तो देश में जिस समय हम ये चर्चा कर रहे हैं, हमारी 30% आबादी भीषण सूखे में है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो अनाज नहीं मिल रहा है। तो ये जो वस्तु स्थितियां हैं, ये देखना चाहिए कि हमारी जो नीतियां हैं वो पहले से जो गरीब और वंचित हैं, पहले से जो हाशिए पर हैं, जिनको खाने को नहीं मिल रहा, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तकनीक अभी तक वहां नहीं पहुंची, उनकी सुरक्षा सिर्फ भारत ही की बात नहीं, तमाम और जो ऐसे देश हैं जिन पर ये ट्रीटी इस तरह से जिसकी बहुत अंदेशे हैं कि उन पर ला दी जाएगी बनस्पत उनके। और सवाल माइग्रेशन का सिर्फ भारत में पड़ेगा। अगर यूरोप डूबेगा या अमेरिका डूबेगा तो ऐसा नहीं है कि भारत नहीं डूबेगा या भारत पे असर नहीं पड़ेगा। हम इस समय एक ग्लोबल फिनोमिना पे बात कर रहे हैं। तो वहां पर और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जलवायु परिवर्तन ना हो, इसके खतरे कम हो, इसके लिए जो फंड चाहिए, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नितिन ने बहुत अच्छे से कहा कि सब लोग पल्ला झाड़ देंगे, जेब निकाल देंगे, फिर फाइनली जमा खर्ची होगी। हम बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छी न्याय भी देना चाहते हैं, पृथ्वी को डूबने से भी बचाना चाहते हैं, गर्म होने से बचाना चाहते हैं, 1.5 पे हमारी डिग्री बढ़े, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे? मुझे लगता है कि इस पे सोच ज्यादा होनी चाहिए, बनस्पत इसके कि जुमले हों, बनस्पत इसके कि वादे हों। जी देखिए, मैं एक चीज़ बात जरूर कहना चाहता हूँ। हमारे देश में कई समस्याएं हैं, सारी बताई, और भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। उन समस्याओं का समाधान इंटरनेशनल ट्रीटीज से हो जाएगा या कोई डेवलप्ड कंट्रीज हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, वो कुछ होने वाला नहीं है। ये जो ट्रीटीज का, जो हम पेरिस एग्रीमेंट की साइनिंग की बात करें, इसका तो एक इंटरनेशनल मैसेज है कि अवेयरनेस ऑन द क्लाइमेट चेंज, केवल हम भी उतने ही इस चीज़ के लिए अलाइव हैं, सोचते हैं, ये करना चाहिए। और जो हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स लेने हैं, सोलर एनर्जी के लिए करने हैं, कार्बन एमिशंस के लिए बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब सॉल्यूशंस हमें डोमेस्टिकली
देखना पड़ेगा। इंटरनेशनली इन चीज़ों के लिए एकदम नहीं आएंगे, हमें तो बार्गेन ठीक और है। ट्रेड ऑफ्स के साथ करना। जी। फिर भी इस पेरिस एग्रीमेंट के लिए मैं कहता हूं कि ये वॉलंटरी है, लेकिन इसने हमें एक स्पेस दिया है। नितिन कह रहे हैं कि ठीक से bargain नहीं कर पाया लेकिन भारत, तीन अपनी चीज़ों स्थिति में नहीं मैं बना इसीलिए फोकस करना चाहता हूं कि हम पीएम मोदी ने भी इसमें स्पेसिफिकली कहा था कि कार्बन एमिशन में जो स्पेस बची है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैव गॉट नाउ मोर स्पेस फ्रॉम दिस। सेकंड थिंग इज 2020 से लागू करना है रिडक्शंस जो है, तो हमें इतना टाइम पीरियड भी मिल रहा है। चलिए, वी ठीक आर है। गेटिंग जी। मोर स्पेस। देन द थर्ड इज दैट कमिटमेंट इज साइमल्टेनियसली कमिटमेंट ऑफ फंड एंड टेक्नोलॉजी। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी उन चीजों को नहीं लेकिन करेंगे। 10 सेकंड में तो जवाब मुझे दीजिए लगता है जल्दी कि से। हाँ, ये समय चीजों को हमें समाप्त हो गया। पॉजिटिवली देख के करना चाहिए। कार्बन सेकंड, से हाँ। इसका कॉन्सेप्ट पेरिस में दफना दिया गया था, ये मान के चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। कार्बन जस्टिस एक फ्रेज इस्तेमाल किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, वो एक पैराग्राफ में रखा हुआ है कि जो देश मानना चाहे कार्बन जस्टिस मान के घर चले जाए। इतना कार्बन जस्टिस है इस अग्रीमेंट में। अब इसमें अगले 4 साल में बहुत मेहनत करनी है कि जो हम छोड़ आए उसमें से थोड़ा बहुत वापस ले सकते हैं कि नहीं। मेरा तो जी लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट सिर्फ इतना होगा कि मैं अग्रवाल जी से सहमत हूं कि हमें तो जो करना है वो तो करना ही करना है, और मैं नितिन से भी सहमत हूं कि हमें आगे जो जूझना है विकसित देशों से, उस जूझने के लिए हमें तैयारी अपनी पूरी करके जाना पड़ेगा। अगले 3-4 साल में जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ें, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें बाहर से चाहिए होगी। हम सारी टेक्नोलॉजी अपने आप उसको विकसित नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर देखना होगा कि अब इसके बाद हस्ताक्षर तो एक रस्म अदायगी है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कदम उठाए जाएंगे उससे विकासशील देशों पर खासकर उनके विकास की पूरी प्रक्रिया पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और हर एक व्यक्ति को उसके लिए कदम उठाना ज़रूरी है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।